हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सेनकाकू आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तापी रिवर को लेकर के, तो तापी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, तापी रिवर जिसको ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, तापी रिवर जो है वो हमारे इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करने वाली सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर हम इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स को डिस्कस करें तो तापी रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश स्टेट का जो मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद में ये वेस्ट फ्लो करती हुई अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेनिनसुलर इंडिया में जो भी हमारे इंडिया की रिवर फ्लो होती हैं और वो वेस्ट फ्लो करती हैं, वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स कि वो डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों नहीं करती हैं और एस्चुरी का फॉर्मेशन क्यों करती हैं। देखो, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है वो एक रोकी रीजन है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड रोक पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती हैं उनमें सिल्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जब सिल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा और इसके अलावा जो भी इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी यहाँ पर सिल्ट को मर्ज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो भी जो रोकी एरिया है वहीं पर फ्लो होती हैं। तो जब सिल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जब ये रिवर अपने बिग वाटर बॉडीज़ में मीन सी में जाकर के मर्ज होती हैं, तो यहाँ पर जब सिल्ट नहीं है तो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता। ये रिवर जो है वो डिस्ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड नहीं हो पाती है और डायरेक्टली एक स्ट्रीम के थ्रू जाकर के ही सी में मर्ज हो जाती हैं। तो एस्चुरी का फॉर्मेशन ये करती हैं। अब एस्चुरी क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, कोस्टल रीजन में जहाँ पर एक रिवर मर्ज हो रही है सी वाले वाटर से, तो उस कोस्टल रीजन में एक ऐसा वाटर बॉडी, काफ़ी एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, जहाँ पर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, सी का सॉल्ट वाटर और रिवर एंड स्ट्रीम का फ्रेश वाटर दोनों अवेलेबल हैं और दोनों का मिक्सिंग का प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है। उसी को एस्चुरी के नाम से जानते हैं। ये जो एस्चुरी वाला जो रीजन होता है सी में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर अगर आप देखें तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है और फिशिंग के लिए भी काफ़ी डोमिनेंट एरिया ये लोकेटेड है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने देखे वेस्ट फ्लोइंग रिवर को लेकर के, एस्चुरी को लेकर के और डेल्टा का फॉर्मेशन ये रिवर क्यों नहीं कर पाती हैं। तापी रिवर से अदर रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, तापी रिवर के नर्दर्न पार्ट में यहाँ पर सतपुरा हिल्स हैं। यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है महादेव हिल्स, और साउथ में अगर हम बात करें तो अजंता हिल्स और सतमाला हिल्स इसके साउथ में हैं, और वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर है अरेबियन सी। ओके, तो ये रिलेटेड फैक्ट्स हो गई। मैप एनालिसिस हमने कर लिया तापी रिवर का। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। आप सभी को पता है हमारे इंडिया के, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम रिवर हमारे इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। उनका ओरिजिन यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट से होता है, लेकिन वो सभी की सभी जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। कुछ ही रिवर हमारे इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। इन सभी को आप मैप के थ्रू यहाँ पर व्यू कर लीजिए, जिसमें तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है। ये लूनी रिवर है जिसका ओरिजिन राजस्थान के अजमेर वाले रीजन से होता है, लेकिन ये जो है वो आगे जाकर के डेजर्ट वाला जो रीजन है उसी में अपने आप को मर्ज कर देती है। ओके, ये रिलेटेड फैक्ट्स हो गए रिवर से रिलेटेड एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर से रिलेटेड। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वेडनेसडे को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं हमारे इंडिया को लेकर के, कि आने वाले टाइम में हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से ग्रो होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम की जो मीटिंग उसको एड्रेस उन्होंने किया और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि इंडिया को प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड स्टेज पर लोगों ने इस तरीके से व्यू ही नहीं किया होगा जिस तरीके से आने वाले टाइम में इंडिया का
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया की जो पोटेंशियल है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है और जल्द ही हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन सभी में इंडिया जो है वो बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम में जो है इंडिया अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर उन्होंने बात की है स्टार्टअप की कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 70,000 स्टार्टअप हैं जिसमें से 100 यूनिकॉर्न है। इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज होंगी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की और 2025 तक इंडियन डिजिटल इकोनॉमी की जो वैल्यूएशन है वो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये बेसिक फैक्ट्स रखे हैं हमारे इंडिया के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ब्रिक्स की मीटिंग को प्रेजेंट टाइम में होस्ट कर रहे हैं चाइना। ओके, ब्रिक्स आप सभी को पता है कि 5 कंट्रीज इसमें हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। ओके, पहले इसको ब्रिक के नाम से जानते थे, फिर जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया तो इसको ब्रिक्स के नाम से जानने लगे। तो ये तो हो गई बेसिक फैक्ट्स। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया है यूनिकॉर्न, कि यूनिकॉर्न होता क्या है। ओके, 100 यूनिकॉर्न से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिकॉर्न बिजनेस के एरिया में अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो होती है, स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन अगर 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यूएशन होती है तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ये जो टर्म है वो सबसे पहले 2013 में एक वेंचर कैपिटलिस्ट एली ली ने ये जो टर्म है वो दी थी। उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी सक्सेसफुल वेंचर अगर उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जा रही है तो उसको उस स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कोई स्टार्टअप कंपनी उसकी अगर वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जाती है तो उसके लिए डेकाकॉर्न टर्म को यूज़ किया जाता है। और अभी कुछ अदर टर्म्स को भी इनिशिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई स्टार्टअप कंपनी अगर उसकी वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है तो उसके लिए सेंटीकॉर्न जो टर्म है वो यूज़ किया जाए। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं यूनिकॉर्न, सेंटीकॉर्न, डेकाकॉर्न, जिससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को किस नेम से बोला जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो अभी यूपी स्टेट में कुछ डिमोलिशन देखने को मिला था जिसके बाद में उसको लेकर के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, जुडिशरी को इसमें इंटरवेन करने की बात रखी गई थी। कुछ हमारे फॉर्मर जो जजेस हैं उन्होंने भी बोला था कि जुडिशरी जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ध्यान में ले, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के लॉज की, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हमने दे रखे हैं, या फिर बात करें इंटरनेशनल लॉज की, तो उन समय में किसी भी पर्सन के होम को, रेजिडेंस को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है, उसको आप इस तरीके से डिमोलिश नहीं कर सकते हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ने अपनी जो बात है उन्होंने रखा है। उन्होंने कम्प्लीटली ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ जो की हैं वो गलत नहीं की हैं। अलग अलग लॉज को उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला कि जो डिमोलिशन किया गया है वो लॉफुल है, मतलब लॉ के अंदर रहते हुए ही। बहुत सारे एक्ट्स की उन्होंने बात की, जैसे कि अगर हम बात करें तो यूपी गैंगस्टर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट, यूपी रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन पीनल कोड, इन सभी के बारे में उन्होंने बताए हुए बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी रिवोटर्स जो है अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है तो उन सभी को डील किया जाता है इन एक्ट के अंडर, और हमने भी इन एक्ट के अंदर रहते हुए ही काम किया है। कोई भी हमने जो है एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की है जो किसी भी एक्ट में कवर नहीं होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये जो इमेज है वो पुरी में, उड़ीसा में पुरी जो जगह है वहाँ पर आप सभी को पता है जगन्नाथ जी की हर साल जो है वो रथ यात्रा निकलती है, तो उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ये जो आर्टिकल है इसमें रिलेटेड है अमरनाथ यात्रा को लेकर के। अमरनाथ यात्रा जो है वो 30 जून से 11 अगस्त तक लगातार चलेगी। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने
अभी श्रीनगर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे कि एक तो वहाँ पर यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसका शेड्यूल था 15 जून को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की मीटिंग होने वाली थी 28 और 29 जून को, उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो फिल्म फेस्टिवल था इसको कैंसिल, मतलब यहाँ से चेंज नहीं किया गया है इसका डेस्टिनेशन, आने वाले टाइम में दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली कि अभी हमारा जो फोकस है वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर है। अमरनाथ यात्रा में इस बार लगभग 8 लाख पिलग्रिम्स जो हैं आने वाले हैं, क्योंकि कोविड की वजह से लगातार 2 ईयर्स से जो है वो इस यात्रा को कैंसिल किया जा रहा था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज जो हैं उनका ये मानना है कि जो भी पिलग्रिम्स हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाएँ, इसके लिए जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हम ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए या तो उनको कैंसिल किया गया है या उनका जो डेस्टिनेशन है उसको चेंज किया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अफगानिस्तान कंट्री को लेकर के। अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमोलिशन हुआ है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत सारे लोगों के जो भी रेजिडेंट्स हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं, डैमेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ओके, अफगानिस्तान की सिचुएशन आपको सभी को वैसे ही पता है। प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ से परेशान है, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में जब से तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर किया है, बहुत सारे उनके जो रिजर्व्स हैं, जो उनके मनी रिजर्व्स हैं, उन सभी को बैन कर रखा है, क्योंकि जब तक तालिबान जो है वो कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को एग्री नहीं करेगा, तब तक जो है यूएस की आर्मी ने जब यहाँ से अपने आप को विड्रॉ किया तो उनके ऊपर बैन लगाया गया कि पहले तालिबान अपने आप को कुछ बेसिक पॉइंट्स पे एग्री करे कि हम वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके राइट्स को सेव करेंगे, तभी जा कर के वो सारे जो रिजर्व्स हैं वो उनके लिए ओपन किए जाएंगे। इसकी वजह से देखो, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, और जब मनी अवेलेबल किसी कंट्री में नहीं है तो इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि हमारे इंडिया ने भी वहाँ पर मेडिसिन और ग्रेन्स जिनमें से वीट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर करवाने की कोशिश की थी। इसके अलावा और भी अदर कंट्री जो हैं वो रेगुलर टच में हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में उसके साथ में, ताकि उसके साथ में डिस्कशन किया जा सके और वहाँ की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। टाइम टू टाइम आपने अभी देखा भी होगा कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इनकी मीटिंग हुई और वहाँ पर भी ये डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से जो तालिबान गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर रहते हुए जो अफगानिस्तान है वहाँ की पॉपुलेशन को गवर्न कर पाए। तालिबान को लेकर के ये डिस्कशन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने गवर्न किया था अफगानिस्तान को, तो वहाँ पर लोगों के जो राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड स्टेज में चले गए थे। वीमेन और चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो उनके जो राइट्स हैं उनको बिल्कुल सिक्योर करने की कोशिश नहीं की गई थी। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान ये बोल रहा है कि हम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करें और सभी को इक्वलिटी देने की कोशिश करें। लेकिन रेगुलरली अगर आप फॉरेन पेज को व्यू करते हो द हिंदू में, तो वहाँ पर हम रेगुलरली इस तरीके के इंसिडेंट देखते हैं कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। वीमेन का जो जॉब में पार्टिसिपेशन था वो डिक्रीज़ हुआ है, और अगर वीमेन और गर्ल को घर से बाहर निकलना है तो कोई मैन मेंबर फैमिली का उनके साथ में होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर इक्वलिटी देने के बजाय जो कोएड स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर क्लासेज भी साथ में हो रही है तो उन्होंने बीच में एक कर्टेन जो है वो वहाँ पर कैरी किया है ताकि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ को अलग अलग रखा जा सके। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर लगता है कि तालिबान जो एक तरीके से काम करता है, जिन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर तालिबान ने एग्री किया कि हम जो हैं वो राइट्स को भी सिक्योर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। लेकिन इसके बेसिस पर ये लगता है कि तालिबान जिन पॉइंट्स को लेकर के एग्री तालिबान को होना चाहिए था, उन पॉइंट्स को लेकर के तालिबान एग्री नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। वैसे इशू जो था वो अर्थक्वेक को लेकर के ही था। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो उद्धव ठाकरे को लेकर के है।
कल भी हमने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है आने वाले टाइम में जो अपोजिशन पार्टी है वो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई। हालांकि जो शिवसेना के जो हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने एक बात रखी, जो वहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने बोला कि शिवसेना के जो ऊपर कंट्रोल है वो हम रेगुलर रखेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चनिंग भी की कि अगर मेरे जो सपोर्टर हैं वो चाहते हैं कि मैं हट जाऊं तो मैं सीएम के पोस्ट से हट जाऊंगा। लेकिन ये इशू क्यों क्रिएट हुआ पता है आपको? शिवसेना के एक मेंबर हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में उन्होंने बोला है कि वो शिवसेना से हट करके दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। उन्होंने बोला है कि शिवसेना अगर जो अदर पार्टी जो उनको सपोर्ट कर रखी है वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनके अगर में साथ में रहे तो हम जो हैं वो शिवसेना के साथ में नहीं रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर जो अगर मेजोरिटी लूज़ करती है वहाँ पर शिवसेना और उसकी जो अलायंस पार्टीज़ हैं, तो इसकी वजह से उनको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर उनके पास में मेजोरिटी में सीट नहीं है तो हो सकता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्लैश हो जाए और जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो मेजोरिटी के साथ में वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है रॉयटर्स। ये रॉयटर्स है क्या? पूरे वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड जो ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनीज हैं उनमें से एक है रॉयटर्स। ओके, इस तरीके के जो एक्सट्रीम वर्ड्स जब आप देखा करो ना तो उनको एक बार गूगल कर लिया करो। उससे क्या है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा क्या है ये टर्म। ओके, क्योंकि यूपीएससी में हम जिस तरीके से प्रीलिम्स का ट्रेंड देखें, बहुत सारे ऐसे जो टर्म हैं वो जो रेगुलर न्यूज़ में है लेकिन हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है, तो उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी इस तरीके की कोई टर्म देखो, एक बार गूगल कर लिया तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रह जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप सभी को पता है हमारे इंडिया का यूटी है, तो उसके आसपास वाले एरिया में इंडियन वोटर्स में पहली बार साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर कोरल की 4 स्पीसीज जो हैं वो इंडियन वोटर्स में मिली हैं। ये दीज न्यू स्पीसीज ऑफ जूजेंथली कोरल्स वर फाउंड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, और ये सारी चीज़ें सर्वे की हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यू फाइंडिंग्स की है। ओके, ये जो भी कोरल्स के 4 ग्रुप्स जो मिले हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का फॉर्मेशन ही ब्रिटिश इंडिया के टाइम ही हुआ था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890s में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में। दोनों के दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं दोनों से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं धृति बनर्जी और वो फर्स्ट वीमेन बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर। ये बेसिक फैक्ट्स आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कोई भी मान लो लैंड एरिया है, वहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले वहाँ पर क्या स्टार्ट होंगे, वहाँ पर छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो उगना स्टार्ट होंगे। तो किसी भी एरिया में सबसे पहले क्या आए, पेड़ आए, मतलब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले एस्टेब्लिश हुआ। जब पेड़ आए तो वहाँ पर रहने के लिए एनिमल्स आए, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बाद में एस्टेब्लिश हुआ। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर आप सभी को पता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में लोकेटेड है। तो वहाँ पर संगाई डियर जो है वो रहता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो संगाई डियर ब्रो एंटलर्ड डियर जो है, जो यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, गवर्नमेंट इसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। इशू क्या है? इशू ये है कि लोकटक लेक और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एक दूसरे का। तो लोग यहाँ पर फिशिंग के बहाने से आते हैं और ये जो डियर है इनको मारते हैं, इनकी पोचिंग करते हैं। ये पहले ही 1950s के टाइम में एक्सटिंक्ट स्टेज में पहुंच गए थे, लेकिन अब दोबारा से ये रिवाइवल स्टेज में इनको लाया गया है। दोबारा से पाया गया कि नॉर्थ ईस्ट में जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर इनकी संख्या पाई जाती है। इनको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहते हैं कि इनको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, यहाँ के जो भी
लोकल एरिया के जो पर्सन हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, उनका ये मानना है कि इन डियर की वजह से इस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म आता है। टूरिस्ट जो हैं वो मैक्सिमम संख्या में, मैक्सिमम नंबर्स में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ का जो नेचुरल चीज़ है, अगर आप उसको ही शिफ्ट कर दोगे तो इसकी वजह से जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। और अगर हम बात करें इकोनॉमी को, अगर हमें बूस्टअप करना है तो जो हमारी सर्विसेज हैं उन्हें हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, तभी जा कर के जो इकोनॉमी है वो हमारी बूस्टअप हो पाएगी। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे इनसे रिलेटेड। ओके, बात करते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो मणिपुर स्टेट है, वहाँ पर लोकेटेड है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है और मणिपुर स्टेट में ही लोकेटेड है, उसी का इंटीग्रल पार्ट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में बहुत सारी डियर की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिसके बारे में ब्रो एंटलर्ड डियर। ओके, ब्रो एंटलर्ड डियर, जिसको संगाई डियर के नाम से भी जानते हैं, मणिपुर जो स्टेट है वहाँ पर इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। और मणिपुर स्टेट की जो डांसिंग ट्रेडिशन है, ऐसा बोलते हैं कि उनका इंस्पिरेशन उनको इसी डियर से मिलता है। ये जो ब्रो एंटलर डियर है, इसको पहले एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर इसकी कुछ पॉपुलेशन पाई जाती है और फिर इनको यहाँ पर प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट किया गया। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क से रिलेटेड अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यूमडीज पाई जाती हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। ये फ्यूमडीज क्या होती हैं? फ्यूमडीज जो हैं वो यहाँ पर जो भी डिग्रेडेड मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होता है वो फ्लोटिंग स्टेज में पाया जाता है। डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से एक तरीके से फ्लोटिंग स्टेज में पाया जाता है, जिसको फ्यूमडीज के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स केबुल लामजाओ नेशनल पार्क से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है इस आर्टिकल में यहाँ पर अभी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। दोनों के दोनों जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट उन्होंने अपना जो कैंडिडेट बनाया है, इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज ने जो अपना कैंडिडेट बनाया है, उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हमारे इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वीमेन होंगी जो अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होती हैं। तो इसके अलावा ये भी बोला गया कि सेकंड वीमेन होंगी, क्योंकि फर्स्ट वीमेन कौन रह चुकी हैं? प्रतिभा पाटिल 2007 में। और यहाँ पर ये बात रखी गई है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करने वाली वो फर्स्ट वीमेन होगी। संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ओके, एक तरीके से हमारे इंडिया में जो हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमने इंटीग्रल करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हमारी जो कम्युनिटी है उसको एक तरीके से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये जो अभी प्रेसिडेंट और जो अभी प्रेसिडेंट होंगे वो भी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। तो एक तरीके से हमारी कंट्री की जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम इंटीग्रेट फॉर्म में इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के हर एरिया से, हर सेक्टर से, हर कम्युनिटी से, हर रिलीजन से, हर पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर आ सके, ताकि जो हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हम इंटीग्रिटी फॉर्म में आगे लेकर के जा सके। यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज ने जो अपना कैंडिडेट बनाया है उनका नेम है यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा जो है आप सभी को पता है वो एक फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। इसके अलावा 1991 में और 1998 से 2002 तक वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में रहे। पहले चंद्रशेखर गवर्नमेंट में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में, उसके बाद में 2002 से 2004 के बीच में वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की और अभी प्रेजेंट टाइम में उनको प्रेसिडेंट का जो है वो कैंडिडेट बनाया गया है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जो रिपब्लिक जो है
उसमें किसको पोस्ट दी जाएगी, किसको किस तरीके से ये काम कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी को और भी जो अलाइज हैं, स्टेट स्पेसिफिक जो पार्टीज़ हैं वो सपोर्ट करने की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ के पास में क्या इतनी मेजोरिटी है कि वो अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगी। ये बेसिक कुछ चीज़ें होंगी जो इलेक्शन जब जुलाई में कंप्लीट होंगे तभी क्लियर हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कोविड को लेकर के है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड के केसेस दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंडियंस जो हैं उनका बिहेवियर जो है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर अभी 2 इश्यूज देखने को मिले कि जो यहाँ देखिए एरोप्लेन जो है वो जब टेक ऑफ करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर उनके जो भी आउटर पार्ट्स हैं उनमें उनको अगर मिक्सिंग होती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जो भी इश्यूज हैं उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि एविएशन सेफ्टी को लेकर के जो बर्ड्स स्ट्राइक देखने को मिल रही है उसको हमें समझना होगा और इन इशू को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो भी प्रोसीजर है, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम किस तरीके से कुछ चेंज करें ताकि जो इशू है वो प्रॉब्लम कम से कम हो सके। ओके, तो इसके लिए जो यहाँ पर जो भी बेसिक प्रोविज़न है उनको इन इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए उनको समझने की ज़रूरत यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें सबसे पहले तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो G7 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो G7 समिट जो है वो जर्मनी में कंडक्ट होगी। ओके, G7 जो समिट है जिसमें G7 कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी जो हैं वो G7 कंट्रीज़ के रूप में लोकेटेड हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रशिया को लेकर के इसमें डिस्कशन हो सकता है। इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। अब इंडिया जो है आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है जिसमें इंडिया ने अपने रेगुलर जो रिलेशन है वो रशिया के साथ में मेंटेन किए हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमने बार बार डिस्कस किया कि बहुत सारे कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट जो डेलीगेशन है उनकी इंडिया में उस टाइम विजिट भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। इसमें स्पेसिफिक इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि इंडिया को अपने पॉइंट्स के बेसिस पर वो मोल्ड करना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस बेसिस पर अपने जो भी चीज़ें हैं उनको रेगुलर रखा। इंडिया ने ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का ना रशिया का सपोर्ट करते हुए अपने जो पर्सनल प्रॉफिट है उनको ध्यान में रखते हुए, अपने जो पर्सनल बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर रेगुलर रखा। तो G7 कंट्रीज़ के साथ में ग्रुप में डिस्कशन हो सकता है और इसके अलावा बायलैटरल यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। जब यहाँ पर रिटर्निंग विजिट रहेगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो इसमें उस टाइम जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अबू धाबी की भी विजिट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में UAE के जो प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है उनकी डेथ हो गई है। और अभी जो न्यू रूलर हैं, नए प्रेसिडेंट जो बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके साथ में वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा G7 समिट में और भी कंट्री जैसे कि अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इनको भी बुलाया जा रहा है, तो इनके साथ में भी डिस्कशन हो सकता है। इंडोनेशिया के साथ में अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेकर के रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में इंडिपेंडेंट जो हमारी पोजीशन रही इसको लेकर के डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा इस वॉर का, इसको लेकर के फोकस करते हुए डिस्कशन हो सकता है। साउथ अफ्रीका जो है उसके साथ में भी डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि अभी ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो वर्चुअल समिट है उसमें भी साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो होस्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी डिस्कशन होगा और भी अदर पॉइंट्स जैसे कि इन्वायरमेंट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। उन्होंने ये बोला कि 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ में जो क्लैश हुआ गालवान वैली में, जिसमें इंडिया के कुछ सोल्जर्स की डेथ भी हो गई, तो उन्होंने बोला कि ये एक वार्निंग है, सीरियस कंसर्न है, और अगर इंडिया को अपने बॉर्डर एरिया में कोई भी इश्यूज को मेंटेन करना है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमेशा इंडिया का सपोर्ट करेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये क्लियर किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कि आप जो है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कैफ़ेज़ को बना सकते हैं। आप सभी को पता है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जाते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाई जा सके, इसीलिए ये जो फॉर्मेशन है वो वहाँ पर किया जाएगा। आने वाले टाइम में ये डिसीजन लिया गया है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वहाँ पर लोकल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएंगी ताकि टूरिस्ट जो हैं वो अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर उनको पार्क कर सके उन जगह पर। वैन मैन वीमेन डिसेबल्ड पर्सन उनके लिए अलग अलग सेपरेट जो है वो रूम की अवेलेबिलिटी करवाई जा सके, बेसिक चीज़ें जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवाई जा सके, ताकि वहाँ पर आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो जो टूरिस्ट हैं उन सभी को सिक्योर वहाँ पर किया जा सके। यहाँ पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960s में इसका फॉर्मेशन किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। इसके फॉर्मेशन करने का मेन रीजन ये था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे इंडिया का जो बॉर्डर वाला रीजन है वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि वहाँ की जो भी कंडीशन है उनको हम एक तरीके से पार पा सकें। अगर इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे इंडिया के 21 स्टेट 1 यूटी और भी हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जिसमें है म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा जो भी अदर कंट्रीज़, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पर अपनी इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलर रखते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में टाइम टू टाइम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम किया है। तो 2008 में अफगानिस्तान में जो डेलाराम जारांज हाईवे जो हमने फॉर्मेशन किया था उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्टिसिपेशन था। इसके अलावा तजिकिस्तान जो कंट्री है वहाँ पर भी जो वहाँ के आईनी और फारकोर एयर बेसिस को दोबारा से जो रीस्टोर किया गया था तजिकिस्तान कंट्री में, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जब भी नेचुरल डिजास्टर होती है तो उसमें इंडियन आर्मी के साथ में भी मिलकर के काम करता है। जैसे कि 2004 में जब सुनामी आई तमिलनाडु में, तब भी उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया था। 2010 में जब लद्दाख में फ्लैश फ्लड देखने को मिली थी तब भी उन्होंने काम किया, और 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में जब फ्लैश फ्लड देखने को मिली तब भी उन्होंने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से वर्क किया था। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें आप डिस्कस ये देखिए, हमारे इंडियन ओरिजिन की वीमेन यूएस साइंस एडवाइजर के रूप में डॉक्टर आरती प्रभावकर को यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपॉइंट किया है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यूके के सीवेज सैंपल में पोलियो वायरस के जो ट्रेसेज हैं वो पाए गए हैं। हालांकि ये बोला गया है कि वहाँ पर इस तरीके की केसेज कोई भी सामने नहीं आए हैं। पोलियो का जो वायरस है उसको एक तरीके से कोशिश की गई और उसके जो भी ट्रेसेस थे उनको एलिमिनेट करने में 1988 में 99% जो इसके केसेस हैं वो डिक्रीज़ हो गए थे और फिर कम्प्लीटली इसको एलिवेट कर दिया गया था। लेकिन जो वाइल्ड वर्जन है इस वायरस का वो अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बट ए टाइप ऑफ वैक्सीन दैट कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वीकेंड बट लाइव पोलियो स्टिल कॉजेज ओकेजनल आउटब्रेक्स एल्सवेयर। ओके, तो एक टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन में पोलियो का कोई भी केसेस नहीं है, लेकिन
2 डेकेड पहले ही इसको कम्प्लीटली फुल्ली इरेडिकेट कर दिया गया था। तो आने वाले टाइम में इस तरीके के केसेस अगर देखने को मिले तो इसको लेकर के WHO और ब्रिटेन ने कोशिश की है कि इन सैंपल्स की जांच की जाए और अगर इस तरीके के इशू जो हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं द हिंदू के जो हमने डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।